हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स पढ़ा और उसका इक्वेशन पढ़ा और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़े। अब यहाँ के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के बारे में, या फिर स्टेशनरी वेव्स या वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसके बारे में। ओके, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोगों को ये तीन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है: फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। क्लियर? हम लोग ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से, विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम frequency with which an instrument vibrates. ओके, कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे वो इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट हो सकता है, उस फ्रीक्वेंसी को उस ऑब्जेक्ट के या इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे इमेजिन करो एक तबला है तुम्हारे पास में, तबला या फ्लूट है, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी से जिससे वो आवाज देगा, उसका साउंड निकलेगा, ओके, या उससे निकलने वाला साउंड जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का रहेगा, वो उस फ्लूट की या फिर वो उस तबले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी। समझ में? ओके, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहे, एक एग्जांपल दिमाग में लेके चलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है जिससे वो वाइब्रेट कर सकता है, सबसे कम, उससे कम से वाइब्रेट नहीं करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूट की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वो कभी भी 40 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव से साउंड नहीं करेगा। ओके, अगेन आई रिपीट, अगर फ्लूट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वो 40 हर्ट्ज वाला साउंड उससे कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है। ओके, सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, सिंपल डेफिनेशन थी। हार्मोनिक्स यानी क्या? द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ fundamental frequency. The integral multiple of fundamental frequency is known as harmonics. Okay, समझ में आया? The integral multiples of fundamental frequency are known as harmonics. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया, 50 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसके हार्मोनिक्स क्या रहेंगे? उसका फर्स्ट हार्मोनिक 50 हर्ट्ज रहेगा खुद, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा। तुमको अगर पूछा सेकेंड हार्मोनिक, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी 2 into 50 विच इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ये उसका सेकेंड हार्मोनिक रहेगा। तुमको अगर थर्ड हार्मोनिक पूछा, तो तुम बोलोगे 3 into 50 दैट इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज, ये रहेगा उसका थर्ड हार्मोनिक। तुमको अगर 10th हार्मोनिक पूछा, तो 10 into 50 विच इज 500 हर्ट्ज, इसका 10th हार्मोनिक रहेगा। समझ में? बस कुछ नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल्स यानी 1 into n, 2 into n, 3 into n, 4 into n एंड सो ऑन, 1 2 3 4 के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स। समझ में? तो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं ओवरटोन। ओके, ओवरटोन समझने से पहले ये समझ लो कि सपोज इस फ्लूट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट करेगा। उसके बाद में अगर वाइब्रेट कर सकता है तो 100 हर्ट्ज से करेगा। उसके बाद में अगर वाइब्रेट कर सकता है तो 150 हर्ट्ज से करेगा। उसके बाद में अगर कर सकता है तो कर सकता, ओके, करेगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कर सकता, यानी वो जो फ्लूट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर सकता है, या फिर 100 से, या फिर 150 से,
200 से, 250 से, 300 से एंड सो ऑन। ओके, कर सकता है। अब जिन हार्मोनिक्स से वो एक्चुअली वाइब्रेट करेगा, द हार्मोनिक्स विच आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन, क्या बोला मैंने, द हार्मोनिक्स which are actually present in the vibrations are known as overtone, are known as overtone। ठीक है, यानी ऐसे हार्मोनिक्स जो वाइब्रेशन में एक्चुअली प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग ओवरटोन कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं, यानी पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, सिर्फ एग्जांपल देखना ध्यान से। सपोज किसी का फंडामेंटल 40 हर्ट्ज है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। उसका सेकेंड हार्मोनिक रहेगा 80 हर्ट्ज, थर्ड 120 हर्ट्ज, फोर्थ 160 हर्ट्ज, फिफ्थ 200 हर्ट्ज, सिक्स्थ 240 हर्ट्ज, सेवेंथ 280 हर्ट्ज एंड सो ऑन। ठीक है, अब हार्मोनिक वाइज बोला तो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक, नाउ यहां से हमको ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो इंस्ट्रूमेंट इससे तो वाइब्रेट करेगा पक्का। अब इसके आगे कौन से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो 120 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है, 80 से वाइब्रेट नहीं कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट की खासियत ही ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो 40 के बाद में डायरेक्ट 120 से वाइब्रेट करता है, 80 से वाइब्रेट कर ही नहीं सकता। सर 50 हर्ट्ज या फिर 70 हर्ट्ज, अरे ये तो विषय ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं आती है। एक तो 40 आएगा, नहीं तो 80 आएगा, नहीं तो 120 आएगा, इसके बीच के तो आएंगे ही नहीं। ओके, तो 40 के बाद में वो 120 हर्ट्ज से ही वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन। फिर बाद में वो 160 से वाइब्रेट नहीं किया, डायरेक्ट 200 से वाइब्रेट किया, 200 से वाइब्रेट किया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ओवरटोन। फिर 200 के बाद में 240 से वाइब्रेट नहीं किया, 280 से वाइब्रेट किया, ये हो गया हमारा थर्ड ओवरटोन। तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट 1 है, इस इंस्ट्रूमेंट 1 के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक है। ये फर्स्ट ओवरटोन नहीं होता है, बहुत से बार बच्चे गलती करते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। इस फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन हो गया, और सेवेंथ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन हो गया। क्लियर? ये एग्जांपल समझा सभी को? ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट 2। ओके, जिसका फंडामेंटल है 30 हर्ट्ज, तो उसके हार्मोनिक्स कहेंगे 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 180 हर्ट्ज, 210 हर्ट्ज। ओके, अगेन तुम इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ऐसा बोलेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ये तो इससे वाइब्रेट करेगा ही करेगा, ये पक्का है। अब इसके बाद में वो जिससे वाइब्रेट किया वो 60 हर्ट्ज से भी वाइब्रेट किया, मतलब 30 के बाद में 60 हर्ट्ज से वाइब्रेट किया, तो जो 60 हर्ट्ज है जो हमारा सेकेंड हार्मोनिक था, अब वो बन गया फर्स्ट ओवरटोन। 60 के बाद में वो 90 से भी वाइब्रेट किया, तो 90 हर्ट्ज जो हमारा थर्ड हार्मोनिक था, अब वो बन गया सेकेंड ओवरटोन। 120 हर्ट्ज से भी वाइब्रेट किया, वो बन गया हमारा जो फोर्थ हार्मोनिक था, वो बन गया हमारा थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। समझ में? तो ये इंस्ट्रूमेंट में
सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन है, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन है। ये इंस्ट्रूमेंट में अलग था। अब तुम बोलोगे सर इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न है क्या? नहीं, डिपेंड करता, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना सिचुएशंस रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स में वहां पे पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोनिक कितवा ओवरटोन है। सिर्फ आज तुमको ये समझना है कि हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब यहां पे देखो सिचुएशन कैसे है। ऐसे दो रिजिड फिक्स्ड एंड है और इस पे हम लोगों ने एक एल लेंथ का, ओके, कितने लेंथ का? एल लेंथ का स्ट्रिंग बांध के रखा है, बांध के रख दिया मैंने एल लेंथ का स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको बीच में से ऐसा प्लग किया यानी खींचा। इमेजिन करो तुम, अपन ने इसको बीच में से खींचा, तो बीच में से खींचने की वजह से ये ऐसा सिचुएशन बना, और जैसे ही छोड़ा ये एक वेव बना, यहां से टकराया, ये वापस एक वेव बना। ओके, समझ में आया ये चीज? क्लियर हुआ? यानी यहां पे बन गए दो वेव, एक वेव जाने वाला और एक वेव आने वाला। मतलब क्या बन रही है यहां पे? स्टेशनरी वेव बन रही है। क्या बन रही है? स्टेशनरी वेव। समझ के लो, अच्छे से ध्यान से देखना इसको। यहां पे बना स्टेशनरी वेव क्योंकि तुमने उसको बीच में से प्लग किया। बीच में से हम लोग अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। जब तुम उसको बीच में से प्लग करोगे तो एक वेव जाने का, एक वेव आने का। जब दो वेव्स होती है, जाने और आने वाली, और आइडेंटिकल होती है, तो क्या बनता है? स्टेशनरी वेव्स। तो ये बन गई यहां पे एक स्टेशनरी वेव, सिंपल स्टेशनरी वेव। ओके, जिसके अंदर तुमको ये पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, याद है मैंने बताया था, ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है हम लोग उसको नोड कहते हैं। तो ये बन गया नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम रहेगा। ये जो बीच का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा रहेगा। ये बन गया हमारा एंटी नोड। समझ में आया सबको? बीच वाला पॉइंट क्या बन गया? एंटी नोड, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा रहेंगी। तुमको एक कहां देखने मिलेगा मालूम है क्या? तुम एक काम करो, दो लकड़ी लो, उसमें रबर बांध दो, उसको ऐसा बीच में से खींचो। ओके, टाइट बांध दो रबर, बीच में से खींचो, तो तुम देखना वो इतने फटाफट जाएगा कि तुमको ऐसा लूप दिखेगा। एक क्या दिखेगा? लूप। इसको हम लोग एक लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लूप। एक लूप बना। याद रखना, लूप के दो एंड्स में नोड बनते और बीच में एक एंटी नोड बनता है। ठीक है, अब बारी आती है इसके इक्वेशंस की। ओके, इक्वेशंस क्या रहेंगे इसके? अब हमको मालूम है ये लेंथ एल है, एल लेंथ है, और मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब स्टेशनरी वेव्स वाले एक लेक्चर में बताया था कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। याद है? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2, मतलब कि L इज इक्वल टू λ/2। पहला इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन समझा। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2L, 2 यहां चला गया। ठीक है, नाउ हमको वेलोसिटी मालूम है। वेलोसिटी क्या होता है? मैं यहां नहीं लिखता हूं, ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2L। कोई भी वेलोसिटी, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है? √T/μ, where T is tension in the string and μ is mass per unit length। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NF का फॉर्मूला रहेगा V/λ। कहां से आया फॉर्मूला? क्योंकि हमको मालूम है V इज इक्वल टू N लैम्बडा होता है, तो N इज इक्वल टू V/λ। मैंने NF लिखा, NF यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे NF को, और इसको बोलेंगे फंडामेंटल मोड। तुमको साथ ही साथ लिखते रहना जरूरी है, लिखते भी चलो, नोट्स भी निकालते चलो। फंडामेंटल मोड्स, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/λ इंटू V। देयरफॉर NF इज इक्वल टू 1/λ की जगह क्या लिखेंगे हम लोग?
ट्वाइस एल और v के जगह अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान में रखना, कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्लियर विद दिस? ये तो मतलब छाप के रख लो दिमाग में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग 1 बाय ट्वाइस एल अंडर रूट टी बाई म्यू। एल उसका लेंथ है, टी उसके अंदर का टेंशन है और म्यू उसका मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, समझ में आया चीज? दूसरा देखो, ठीक है, अब इसको हम लोगों ने बीच में से ना प्लग करते हुए यहां से प्लग किया ऐसा, तो वेव कुछ इस तरीके से बनेंगे, दो लूप्स बनेंगे। पिछले बार एक ही लूप बना था, अब इस बार दो लूप्स बनेंगे। जब तुम उसको यहां से प्लग करोगे, ये पॉइंट से ऊपर लेके जाओगे, तो इस तरीके की स्टेशनरी वेव मिलेगी। अब यहाँ पे नोड्स वगैरह मार्क कर लो, नोड्स एंटी नोड्स, ये नोड रहेगा, ये एंटी नोड, ये भी नोड रहेगा, ये पॉइंट वापस से एंटी नोड और ये पॉइंट नोड। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, अब मार्क करेंगे लेंथ, ये है लेंथ एल। ओके, और ये लेंथ कितना रहेगा? देखो, दो नोड के बीच में लैम्बडा बाई 2, दो नोड के बीच में लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 यानी लैम्बडा। तो इस मोड में वेवलेंथ होगी लैम्बडा। ओके, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? L इज इक्वल टू लैम्बडा, क्योंकि इतना लेंथ L है और इतना लेंथ लैम्बडा है, तो L इज इक्वल टू लैम्बडा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू L। ओके, अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी यहां पे? एन डैश फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? v बाय लैम्बडा। ओके, इसको लिख सकते हैं 1 बाय लैम्बडा इंटू v। तो देयरफॉर एन डैश इज इक्वल टू 1 बाय l, लैम्बडा की जगह l, v के जगह अंडर रूट ऑफ t बाय। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिलता है कि नहीं? तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एन डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स एनएफ। क्या बन गया? एन डैश 2 टाइम्स एनएफ, यानी कि ये हो गया हमारा सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, बिकॉज ये 2 टाइम्स एनएफ है, 2 टाइम्स एनएफ। एनएफ का फॉर्मूला यही रहेगा। अब तुम क्या करो, एनएफ का याद रख लो, अब सारे फ्रीक्वेंसीज एनएफ के फॉर्म में लाओ। ठीक है, क्लियर? सभी को ध्यान में आया? अब तीसरे इस पे आते हैं हम लोग। देखो, स्ट्रेच स्ट्रिंग पे थर्ड वाला पार्ट, सेम स्ट्रिंग। अब यहां पे एक लूप था, 2 लूप है, अब बनेंगे 3 लूप। तीन लूप बन गए, उसी स्ट्रिंग पे 3 लूप बन गए। अगेन नोड्स एंटी नोड्स मार्क करो, सबसे इंपॉर्टेंट, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड नोड। दिख रहा है सभी को? ओके, ये लेंथ L है। अब ये लेंथ कितना रहेगा? देखो, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, क्योंकि एक लूप कितने का होता है? लैम्बडा बाई 2 का। तो 3 लूप है, तो ये हो गया 3 लैम्बडा बाई 2। तो ये लेंथ L है, ये लेंथ लैम्बडा बाई 3 लैम्बडा बाई 2 है, देयरफॉर L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L बाई 3। ये बन गया एक इक्वेशन हमारा। यहाँ पे ये इक्वेशन बना था, यहाँ पे ये इक्वेशन बना था। ठीक है, समझा सभी को? अब देखो यहाँ पे, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? एन डबल डैश का। इस मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लगेगा? एन डबल डैश, दैट इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय लैम्बडा इंटू v। देयरफॉर एन डबल डैश इज इक्वल टू, लैम्बडा की जगह क्या डालेंगे? ट्वाइस एल बाय 3, तो ये बन जाएगा 3 बाय ट्वाइस एल, उल्टा हो गया ना, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू।
यहां से हमको समझा कि अब अगर इस इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिलेगा। तो n डबल डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स nf। अब 3 टाइम्स nf है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सभी हार्मोनिक्स है। NF, अगला 2NF, अगला 3NF, अगला क्या आएगा 4NF एंड सो ऑन। ठीक है, अब फॉर पीथ मोड, पीथ मोड, पी नंबर के मोड में, अब इसको बोलेंगे फर्स्ट मोड, इसको बोलेंगे सेकेंड मोड, इसको बोलेंगे थर्ड मोड। तो ऐसा पीथ मोड जब आएगा तो नंबर ऑफ लूप्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ लूप्स, पहले मोड में 1 लूप था, दूसरे मोड में 2 लूप थे, तीसरे मोड में 3 लूप है, पीथ मोड में p लूप रहेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? देखो, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी nf, सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स nf, थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स nf, तो पीथ मोड की फ्रीक्वेंसी p टाइम्स nf, p टाइम्स nf। ठीक है, अब तीसरा, ये भी बहुत जगह दिखता है, नंबर ऑफ नोड्स। फर्स्ट मोड में 2 नोड्स, सेकेंड मोड में 3 नोड्स, थर्ड मोड में 4 नोड्स, तो पीथ मोड में p+1 नोड्स। नंबर ऑफ एंटी नोड्स, फर्स्ट मोड में 1, सेकेंड मोड में 2, थर्ड मोड में 3 एंटी नोड, तो पीथ मोड में p एंटी नोड्स। ठीक है, क्लियर? लास्ट, फॉर पीथ ओवरटोन, फॉर पीथ ओवरटोन, ओके, ये था पीथ मोड या पीथ हार्मोनिक। पीथ मोड बोलते हैं या फिर पीथ हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको, वो भी चलते हैं। अब पीथ ओवरटोन की बात करते हैं। फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक रहेगा, तो पीथ ओवरटोन p+1 हार्मोनिक रहेगा, p+1 हार्मोनिक रहेगा। तो पीथ मोड में फ्रीक्वेंसी, सॉरी, पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? p+1 टाइम्स। देखो, तुमको क्या पूछा है, पीथ मोड पूछा या पीथ हार्मोनिक पूछा या फिर पीथ ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स nf, सेकेंड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स nf, तो पीथ ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी p+1 टाइम्स nf। ओके, समझ में आया यहां तक सभी को? क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ओके, ये सारे फॉर्मूलेस लिख के रख लो। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 √t/μ। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहां पे यंग्स मॉडुलस के फॉर्मेट में लाना है, पहले म्यू लिख देते हैं। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। लेंथ लेंथ कट, तो म्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी। ठीक है, इसके तरह डालेंगे ना। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? टेंशन T/A इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l, है कि नहीं? वो डाल सकते हैं ना। ओके, यंग्स मॉडुलस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यही लिखता हूं ना,
यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? T बाय ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना रहेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, T बाय ए, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो ये हो गया T कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। क्लियर? तो T कितना हो गया यहां से? देयरफॉर T इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, ये T के जगह डाल सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज T और म्यू के वैल्यूज डाल देंगे हम लोग इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर NF इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ। T के जगह क्या डाला? वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इंटू म्यू उल्टा है, म्यू उल्टा है 1 बाय ए रो, ए कैंसल। देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस एल ब्रैकेट में रूट के अंदर वाई स्मॉल एल अपॉन रो कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल यानी क्या है? एक्सटेंशन, और ये है डेंसिटी या फिर वॉल्यूम डेंसिटी, एल यानी लेंथ, और वाई यानी यंग्स मॉडुलस, ये भी लेंथ ही है। ठीक है, समझ में आया सबको ये? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना है। लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। कोई भी लॉ समझने से पहले एक जनरल फॉर्मूला याद रखो। जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का पीक मोड में T बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। ये पहला फॉर्मूला, साथ ही साथ लिखते चलो एक एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला P बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ T बाय ए रो, क्योंकि लास्ट लेक्चर अभी हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड पे देखा म्यू इज इक्वल टू ए रो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ए के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। क्या डाल सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर डाला, आर स्क्वायर रूट के बाहर चला गया तो बन गया P बाय ट्वाइस एल आर अंडर रूट ऑफ T बाय पाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही से लॉ सॉल्व हो गए। अब सबसे पहला फर्स्ट लॉ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन, यानी N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 अपॉन T2। ओके, सेकेंड लॉ, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। थर्ड लॉ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू रूट ऑफ μ2 अपॉन μ1। ठीक है, फोर्थ लॉ ऑफ रेडियस, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ठीक है, एंड फाइनली फिफ्थ लॉ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो N1 अपॉन N2, ओके, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। तो इनको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। सब ये एक ही फॉर्मूला से आ गए, तो ये तुमको याद करके रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग विच इज मेल्टेज एक्सपेरिमेंट। मेल्टेज एक्सपेरिमेंट का काम है टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट है? मेल्टेज एक्सपेरिमेंट। मेल्टेज एक्सपेरिमेंट एक्सक्लूसिवली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता करने के काम में आता है। ठीक, अब
इसमें है दो अरेंजमेंट, एक है ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, एक है लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट। ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स में ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा रखा है और ये पैरेलल है, मतलब जो स्ट्रिंग है ये पैरेलल है ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को। ये प्रॉन्ग्स होते हैं, इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं ना, प्रॉन्ग्स। इसमें ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को परपेंडिकुलर स्ट्रिंग होती है लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट की। ठीक है, समझ में है सबको यहां तक? ना कुछ बुक्स में यहां पे पैन भी दिया हुआ है, पैन, तो हम लोग भी वैसे ही बना लेंगे, पैन बना देंगे। पैन है ना, तराजू का जो पैन होता है ना, वो लगाते हैं हम लोग, जिसमें वजन डालते हैं। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो यहां पे ध्यान दो। अब सबसे पहली बार जब ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन कैसे रहेंगे, उसके प्रॉन्ग्स अंदर आएंगे। कैसे रहेंगे? प्रॉन्ग्स है सपोज, अंदर आते हैं, फिर वापस जाते हैं अपनी जगह पे, फिर बाहर जाते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आते हैं। ये वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन हो गया, यहां से अंदर, वापस जगह पे, बाहर, वापस अपनी जगह पे, ये हो गया एक वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहां पे जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स अंदर आए, अंदर, ठीक है, तो उस समय ये जो वायर है ये बन गया ऐसा स्लैग, सॉरी ऐसा नहीं हुआ, इस तरीके से स्लैग हो गया। समझा सबको? क्लियर है? ओके। अब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स वापस अपने जगह पे आ गए, वापस अपने जगह पे आ गए, तो कैसा हो गया ये? सॉरी, ये वायर ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स है, ओके, वो ये इस तरीके से हो गए, बाहर चले गए, बाहर की तरफ। तो उस केस में ये वायर जो है इस तरीके से हो गया, स्लैग हो गया, स्लैग हो गया। ठीक है, क्लियर? ये उसकी एक्सिस थी जिसके अबाउट वो जा रहा है। ठीक है, एंड फाइनली जब ट्यूनिंग फॉर्क ओरिजिनल अपने वाइब्रेशन पे आया, उसने एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट किया, तो उसके स्ट्रिंग वापस इस तरीके से आ गई। ये देखो, ये डायग्राम समझे क्या? अब यहां पे ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क जिसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब स्ट्रिंग की कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई देखो। स्ट्रिंग की एक वाइब्रेशन यानी क्या रहेंगी? स्ट्रिंग ऐसी, फिर ये स्ट्रिंग ऐसी, उसकी एक वाइब्रेशन यानी ऊपर, फिर वापस, फिर नीचे, फिर वापस, ये स्ट्रिंग की एक वाइब्रेशन होती। तो स्ट्रिंग की एक वाइब्रेशन हुई, क्या चेक करो, बीच में ऊपर, बीच में नीचे, बीच में, बीच में ऊपर, बीच में नीचे, बीच में। ठीक है, यानी स्ट्रिंग ने भी, स्ट्रिंग ऑल्सो कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन। ठीक है, सो वी कैन से दैट frequency of tuning fork is equal to frequency of stretch string, यानी जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है वही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी रहेगी। सपोज स्ट्रिंग के ऊपर, ये तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल बताया, इसके ऊपर पी लूप्स बने। कितने बने? पी लूप्स। पी लूप्स में स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? p बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? p बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। और ये रहेंगी हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। t जो है, t क्या है? टेंशन। टेंशन कहां से कैलकुलेट होगा? ये यहाँ पे जो वजन रखा रहेगा ना, उस पर से टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, यानी इस वजन जो रहेगा mg, यही हमारा t रहेगा। ठीक है, म्यू तुमको दिया रहेगा,
स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया रहेगा। क्लियर है? बस ये समझ में आना चाहिए, ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होगा तब स्ट्रिंग का भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा यहां पे। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब यहां पे बात करते हैं ये सिचुएशन का। ठीक है, अब ये सिचुएशन में ट्यूनिंग फॉर्क ये ऐसा हो जाएगा। ओके, जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स अंदर आएंगे तो स्ट्रिंग में चेंज होगा क्या शेप में? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, टूटेगी नहीं, स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। एक बात ध्यान में रखना, स्ट्रिंग वैसे के वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क, सॉरी अगेन मैं चाहता हूं कि सब प्रॉपर है। ट्यूनिंग फॉर्क अपनी जगह पे आ गया वापस। ओके, वापस अपनी जगह पे आ गया, इसीलिए स्ट्रिंग वैसे के वैसी रहेगी अभी। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा? ट्यूनिंग फॉर्क अब ये उसके प्रॉन्ग्स ऐसे होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त स्ट्रिंग थोड़ी सी स्लैक हो जाएगी। समझे? स्ट्रिंग क्या हो रही है? स्लैक हो रही है। क्यों स्लैक हो गई स्ट्रिंग? क्योंकि उसके प्रॉन्ग्स बाहर की तरफ चले गए, बाहर की तरफ, इसीलिए। और फिर अभी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ इसका, अभी वाइब्रेशन कंप्लीट कराना बाकी है, हमको वाइब्रेशन कंप्लीट कराना पड़ेगा। और वापस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स ऐसे आ गए। ठीक है, अब जब वापस वो ऐसे आ गए तो उस केस में स्ट्रिंग वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आ गई। ठीक है, क्लियर? अभी देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, सो दिस वाज वन वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब स्ट्रिंग देखो क्या की, स्ट्रिंग बीच में थी, बीच में ही थी, बीच में ही थी, नीचे गई, वापस बीच में, तो स्ट्रिंग का कितना वाइब्रेशन हुआ? अगेन स्ट्रिंग का एक वाइब्रेशन यहां पे कंप्लीट हुआ था, ऊपर बीच में, ऊपर बीच में, नीचे, वापस बीच में। लेकिन यहां तो वो सिर्फ नीचे ही गई, ऊपर जा पाई क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे हाफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हुआ है, स्ट्रिंग का आधा वाइब्रेशन हुआ है। ध्यान देना अच्छे से, एक वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क का, आधा वाइब्रेशन स्ट्रिंग का। तो यहां से यानी एक जितना टाइम ट्यूनिंग फॉर्क को लगेगा उसका आधा टाइम, ध्यान देना, जितना टाइम ट्यूनिंग फॉर्क को लगेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उसका आधा टाइम स्ट्रिंग को लगेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, अब टाइम अगर आधा है तो फ्रीक्वेंसी डबल रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। समझा क्या? ये चीज बहुत जरूरी है, नहीं समझा है तो एक बार पीछे वापस वीडियो को लेकर जाओ और समझ लो, या फिर मैं अभी समझा देता हूं एक बार। देखो, जितना टाइम ट्यूनिंग फॉर्क को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगा, उतना ही टाइम आधा वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ स्ट्रिंग का, उतने टाइम में। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, टाइम पीरियड हाफ है तो फ्रीक्वेंसी कैसे रहेंगी? डबल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? अगर इस पे पी लूप्स बन रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी पी बाई ट्वाइस एल अंडर रूट टी बाई म्यू। सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स NSS is equal to P by twice L under root of T by mu. Therefore, NTF is equal to P by L under root of T by mu. Most important concept. तो ध्यान रखो कौन से अरेंजमेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, कौन से अरेंजमेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसका फॉर्मेट बताता हूं मैं यहां पे, देखो ध्यान दो। अगर सपोज L म्यू NTF कांस्टेंट है, ओके, ट्यूनिंग फॉर्क भी वही है, L म्यू कांस्टेंट है, तो T और P चेंज होंगे, है कि नहीं? T चेंज करने से P चेंज होगा, P चेंज करने से, सॉरी P तो चेंज ही नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली सॉरी, T चेंज करने से P चेंज होगा। ओके, तो व्हाट कैन वी से दैट
NTF L म्यू अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब P रूट टी इज कांस्टेंट है कि नहीं? अगर L म्यू NTF कांस्टेंट है तो वी कैन राइट एज P रूट टी इज कांस्टेंट टेकिंग स्क्वायर, तो TP स्क्वायर इज कांस्टेंट. Sorry, TP square is constant where T is tension and P is number of loops. P क्या है? Number of loops. T tension है, P number of loops है. यानी टेंशन चेंज करने से नंबर ऑफ लूप्स चेंज होंगे और क्या रिलेशन से चेंज होंगे? TP स्क्वायर. यानी जब टेंशन T1 है तो नंबर ऑफ लूप्स P1 रहेंगे, जब टेंशन T2 है नंबर ऑफ लूप्स P2 रहेंगे. तो रिलेशन क्या रहेगा? T1 P1 square is equal to T2 P2 square. Okay, so this was all about our concept of vibration on stretched string. That's it.